नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चैनल पर पिछले 25 वर्षों के जो प्रश्न आ चुके हैं यूपीएससी, सीएसई, प्रीलिम्स में, उनका क्या चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज डिटेल तरीके से क्या चल रहा है, विद एक्सप्लेनेशन डिस्कशन चल रहा है। और जहां पर अभी जो हम सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट भारतीय राज व्यवस्था और प्रशासन। प्रशासनिक शासन, गवर्नेंस मतलब क्या होता है, शासन। इसके साथ ही साथ हम ऑलरेडी आधुनिक भारत के इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास के जो प्रश्न आ चुके हैं पिछले 25 वर्षों में, उनका डिस्कशन कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ प्राचीन भारत के इतिहास के जो प्रश्न हैं जो आ चुके हैं पिछले 25 वर्षों के, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं PYQ ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस 2013। भारतीय राज व्यवस्था और शासन के जो प्रश्न हैं हम 1995 से हमने शुरुआत की थी और 2012 तक जो प्रश्न हैं उन्हें कवर कर चुके हैं। और अभी 2013 की जो सीरीज है वो चल रही है। ये जो है 2013 के क्वेश्चन ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, तो आप एक सीरीज को फॉलो करते हुए सारे वीडियोस को देखिएगा। चलिए, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी लाया है एक्सपीरियंस द बेस्ट विद अनअकैडमी प्लस, सब्सक्राइब नाउ। आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको करना है डाउनलोड अनअकैडमी ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, अनअकैडमी टाइप करिएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन आता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देन ओपन करिएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा सेलेक्ट गोल यूपीएससी सीएसई। यूपीएससी सीएसई सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट अ लाइव क्लास बेस्ड ऑन योर चॉइस ऑफ लैंग्वेज, एजुकेटर एंड सब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो आप सर्च ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आप लाइव क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइस, मतलब अपनी चॉइस के अनुसार। लैंग्वेज के बेस पे, मतलब अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम की क्लासेस भी हैं, इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस हैं। एजुकेटर के बेस पे, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मृणाल सर हैं जो कि इकोनॉमी के बेस्ट एजुकेटर है, तो आप यहाँ पे सिंपल मृणाल लिखेंगे तो मृणाल सर की जितनी भी क्लासेस है वो सारी आ जाएंगी। और सब्जेक्ट के बेस पे, मतलब जैसे अगर आपने इकोनॉमी सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पर अगर आपने इकोनॉमी लिखा तो इकोनॉमी की सारी क्लासेस आ जाएंगी। ठीक है, तो आप सेलेक्ट अ लाइव क्लास बेस्ड ऑन योर चॉइस ऑफ लैंग्वेज, एजुकेटर एंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट, लाइव क्लासेस फीचर्स देख लेते हैं। डाउट क्लियरिंग इन चैट, मतलब क्या कर सकते हैं आप, डाउट क्लियर कर सकते हैं चैट में। कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। ये देखिए, यहाँ पे जो कमेंट है, ये कमेंट बॉक्स रहता है, यहाँ पे आप कमेंट करके लाइव क्लासेस में एजुकेटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपनी जो डाउट है उनको क्लियर कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग बाय अपलोडिंग द इमेज एंड गेट कस्टमाइज्ड वीडियो सॉल्यूशन। आप क्या अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं बाय अपलोडिंग द इमेज। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन का आपको डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो आप क्या करेंगे, उसके इमेज क्लिक करेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे इमेज को और सेंड कर देंगे। एजुकेटर को यहाँ पे ऊपर वो इमेज दिखाई देगी, जैसे ही वो उसे खोलेगा उसको आपका क्वेश्चन दिख जाएगा और वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। गेट कस्टमाइज्ड वीडियो सॉल्यूशन। इसके साथ ही साथ यू कैन चैट विद अदर एस्पिरेंट्स एंड एजुकेटर और डिसेबल इट। आप क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं अदर एस्पिरेंट्स के साथ, एजुकेटर के साथ, और इसके साथ साथ आप डिसेबल भी कर सकते हैं। यू कैन हाइड द वीडियो एंड जूम द लेक्चर। आप हाइड कर सकते हैं वीडियो को और जूम कर सकते हैं लेक्चर को। इंटरैक्ट विद एजुकेटर इन रियल टाइम। आप इंटरैक्ट कर सकते हैं एजुकेटर के साथ विथ रियल टाइम। बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या है। इंडिया बेस्ट एजुकेटर, यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं यूपीएससी सीएसई कैटेगरी में। डाउट क्लियरिंग सेशंस, one-on-one interaction, 24/7 recorded session, languages bilingual Hindi English, prelims plus main syllabus coverage, test series and quizzes, PDF study material। इसके साथ ही साथ टू अनलॉक मोर सच कंटेंट गेट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नाउ।
अगर आप इस तरीके के कंटेंट को अनलॉक करना चाहते हैं तो अभी के अभी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जहां पे आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ. Get your subscription now by using this code SWYT10 and get 10% off. इस कोड का इस्तेमाल करके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं. ओके, तो कहाँ पे जाना है? गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको जाना है. 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ के प्राइसेस दिए हुए हैं. जो सा आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करिएगा और यहाँ जब रेफरल कोड पूछेगा तो आप इस कोड को एंटर कर दीजिएगा, तो आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. Unacademy to unlock the plus experience and start preparing with the best. Unlock कीजिए plus experience को और start prepare करना शुरू कीजिए with the best. Use code SWYT10. Let's crack it. Last few days to avail 10% discount. अब आखिर ये क्या है देखिए, अब कुछ ही दिन बचे हैं, मतलब लास्ट फ्यू डेज टू एंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन यूपीएससी सीएसई प्लस सब्सक्रिप्शन. जो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है यूपीएससी सीएसई प्लस सब्सक्रिप्शन पे, उसको लेने के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद जो ये 10% डिस्काउंट है ये बंद हो जाएगा. तो गेट योर सब्सक्रिप्शन टुडे. तो अभी के अभी आप ये जो अनअकैडमी सीएसई का प्लस सब्सक्रिप्शन है ले लीजिए और कोड आपको यूज करना है SWYT10. सब्सक्राइब नाउ. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता. बी, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं. सी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है. डी, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है. आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है. इस क्वेश्चन को जो मैं रखती हूँ वो रखती हूँ मैं मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन /इम्पोर्टेंट. तो आप इसका ध्यान से आंसर दीजिएगा. देखिए पहला कथन देखते हैं. भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये तो गलत कथन है बिल्कुल. इसके साथ ही साथ भारत में राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं. ये कथन बिल्कुल गलत है. लेकिन अगर हम थर्ड कथन की बात करें कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात सही है कि जो भारत का संविधान है उसमें राज्यपाल को अगर उसके पद से हटाना है तो उसके हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है. तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. उत्तर इज सी. भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है. तो क्यों नहीं किया गया है उल्लेख? क्योंकि ये आपको भी पता है कि जो राज्यपाल है वो किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? जो आपका राष्ट्रपति है उसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है. ओके, इसके साथ ही साथ वह तब तक अपने पद पर रहेगा जिसका निर्णय जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है. कि वह कब तक अपने पद पर रहेगा ये राष्ट्रपति निर्णय करेगा. सामान्यतः क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करता है. ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जो वास्तविक प्रधान होते हैं आपके, वो आपके होते हैं कौन? प्रधानमंत्री होते हैं. और जो आपके कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वो किस में होती है? आपके राष्ट्रपति में निहित होती है. ठीक है. और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर जो नियुक्ति होती है मंत्रियों की वो कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति करते हैं. ठीक है. और जो ये राष्ट्रपति होते हैं ये मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही क्या करते हैं? कार्य करते हैं. और यह व्यवस्था कहां पे दी गई है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रभावी हुई है,
कि किसी भी राज्य का राज्यपाल एक साथ 2 राज्यों या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कहाँ पे दिया गया है? जो आपका 44वां संविधान संशोधन है 1978, तब से ये जो है प्रभावी हुई है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल एक साथ 2 राज्यों या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप को आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? पहला, उद्देशिका और मूल अधिकार। दूसरा, उद्देशिका और राज्य की नीति निदेशक तत्व। तीसरा, मूल अधिकार और राज्य की नीति निदेशक तत्व। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को जो मैं रखती हूं वो मैं रखती हूं मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन / इम्पोर्टेंट। तो आप इसका ध्यान से आंसर दीजिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि संविधान के उद्देश्यों में से, कलर चेंज करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। बोल रहा है संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय बोल रहा है जो आर्थिक न्याय है उसका किसमें उपबंध किया गया है? तो अगर मैं बात करूं आर्थिक न्याय का जो उपबंध किया गया है वो किया गया है, पहली बात तो आपकी प्रीएम्बल में, मतलब जिसे क्या कहते हैं उद्देशिका, जो संविधान की कुंजी भी कही जाती है, प्लस जो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इसमें क्या किया गया है, जो आर्थिक न्याय है उसका उपबंध किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर इज बी। एक और जहां भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में आर्थिक न्याय प्रदान करने की संकल्पना व्यक्त की गई है, तो वहीं दूसरे और राज्य के नीति निदेशक तत्व के माध्यम से राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आर्थिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करेगा, जिससे न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता को बनाए रखा जा सके। जबकि मूल अधिकार में, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, वह सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। इसमें कहीं भी आर्थिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। क्या बोल रहा है कि एक और जहां जो भारत का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है वो आर्थिक न्याय प्रदान करने की संकल्पना उसमें व्यक्त की गई है, जबकि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है उसके माध्यम से राज्य से क्या अपेक्षा की जाती है? यह अपेक्षा की जाती है कि वो लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करे, स्थापना करे, और उसके लिए क्या प्रदान करे, जो आपका आर्थिक न्याय है, जो आपका आर्थिक न्याय है उसे प्रदान करने की क्या की गई है, बात की गई है, या उसे प्रदान करने का वह प्रयास करेगा, जिससे कि जो न्याय में क्या आ जाए, आपका उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता, इसको बनाए रखा जा सके। जबकि अगर मैं बात करूं मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार जिनका जो वर्णन है कहां पर है, भाग 3 में है, और भाग 3 के अनुच्छेद कौन से, 12 से 35 में किया गया है। वह सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बुनियादी अधिकार देता है, और कहीं पर भी मूल अधिकार में जो ये आपके आर्थिक न्याय है इसकी बात नहीं की गई है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा अधिनियम को वर्ष 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? ए, स्वशासन प्रदान करना, बी, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, सी, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, डी, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। इस क्वेश्चन को जो मैं रखती हूं वो मैं रखती हूं मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन / इम्पोर्टेंट। तो आप सभी इसका ध्यान से आंसर देना। पहली बात तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, किसमें, जो आपके अनुसूचित क्षेत्र है उसमें पंचायत विस्तार अधिनियम, जो आपका पंचायत विस्तार अधिनियम है उसे वर्ष 1996 में अधिनियमित किया गया। तो ये बात सही है। तो इसका जो उद्देश्य था इन कथनों में से कौन से रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो स्वशासन प्रदान करना उसका उद्देश्य था, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, इसके साथ ही साथ जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, ये जो उद्देश्य के रूप में इसमें अभिज्ञात थे। परंतु अगर मैं बात करूं जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, तो ये जो है
जो आपका पंचायत विस्तार अधिनियम है वर्ष 1996 का, इसमें ये उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर सी, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पीसा 1996 इस उद्देश्य को लेकर पारित किया कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के तहत निवास करने वाले लोगों को स्वशासन प्रदान करना तथा उनको पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दिया जाना और उनका शोषण मुक्त जीवन प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? जो सरकार है वो आपके अनुसूचित क्षेत्रों में क्या करती है, जो पंचायत विस्तार अधिनियम है 1996 का, उसमें इस उद्देश्य को लेकर बात की गई है या ये उद्देश्य पारित किया गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है या जो आपके जनजातीय क्षेत्र है, उनके प्रशासन के तहत जो निवास करने वाले लोग हैं उनको क्या प्रदान करना, उनको आपको स्वशासन प्रदान करना। क्या प्रदान करना? स्वशासन प्रदान करना और उनको पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दिया जाना। जो उनके पारंपरिक अधिकार है उन्हें क्या दिया जाना? मान्यता दिया जाना। और उन्हें क्या? शोषण मुक्त जीवन प्रदान करने के लिए अधिसूचित करना। उनको क्या प्रदान करना है? शोषण मुक्त जीवन प्रदान करना है। और इनको संविधान के अनुच्छेद 244 के माध्यम से अधिनियमित किया गया है। कौन से अनुच्छेद के माध्यम से? 244 जो अनुच्छेद है आपका, इसके माध्यम से अधिनियमित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।